वेलकम टू एजुकेशन हब। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने शुरू कर चुके थे हम। उस चैप्टर में हमने कुछ टॉपिक्स ख़त्म किए हैं और मैक्सिमम टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं, 3-4 टॉपिक उसमें बचे हुए थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या देखा? हमने देखा वोल्टेज क्या होता है, करंट क्या है, चार्ज आपका क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देखी। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इस चैप्टर में हर जगह पे मोस्टली आपके क्वेश्चंस में हर जगह पे यूज़ होता रहेगा। ओम्स लॉ हमने देखा और इसके बाद हमने देखा था रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस देखे। उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे हैं। इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में हमारा रिलेशन हम डेवलप करेंगे और देखेंगे कि हमारा रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन मिलता है हमको। एक ही टॉपिक बचा है और दूसरा टॉपिक हमारा बचा है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है। इसके बाद हमको देखना है इलेक्ट्रिक पावर देखना है और कमर्शियल यूनिट देखनी है। 3-4 टॉपिक हमारे बचे हुए हैं, वो हमारा इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो आप में से जिन लोगों ने भी अगर इसका प्रीवियस इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं, पहले के टॉपिक नहीं क्लियर हैं, तो पहले उन्हें क्लियर कर लीजिए, क्योंकि बिना उनको क्लियर किए इसमें आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आपको हो सकता है ये समझ में ना आए। तो टॉपिक हमारा है रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस हमारा डिनोट करते थे हम आर से। रेजिस्टेंस हमारा किस पे डिपेंड करता था? लेंथ के प्रोपोर्शनल। आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल। लेंथ अगर किसी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल। दूसरा टॉपिक आर इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/a है। ए आपका क्या है? किसी भी कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर आप समझना चाहते हैं, सपोज आपका ये वायर है तो इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो ये एरिया इसका कितना। देखिए कोई भी वायर अगर कंडक्टर हम ले रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में कैसा होगा? वो सिलेंड्रिकल होगा और सिलेंड्रिकल का हमारा ये जो बेस होता है वो होता है आपका सर्कल और इसका ये एरिया होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ए की वैल्यू होती है पाई आर स्क्वायर। जहाँ भी ज़रूरत होगी हम यूज़ करेंगे ए की वैल्यू पाई आर स्क्वायर। और इस सिलेंड्रिकल जो कंडक्टर है इसका वॉल्यूम कितना होता है? देखिए ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर एल, जहाँ पे एल क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ए क्या है? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो अगर आपको कभी वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और इस सिलेंड्रिकल जो भी आपका कंडक्टर है इसका जो वॉल्यूम है वो होता है पाई आर स्क्वायर एल। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपने मैथमेटिक्स में भी पढ़ा होगा, क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, क्लास 10th में भी मेंसुरेशन पढ़ेंगे, वहाँ पे ये सब चीज़ें आपको सिलेंडर यूज़ में आता है। सिलेंडर आपका चैप्टर में इंक्लूडेड है मेंसुरेशन के। तो चलिए इन दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 और 2, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइंड कर दें तो ये कितना हो जाएगा? आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब अगर प्रोपोर्शन साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है आर इक्वल टू रो एल बाई ए। जहाँ पे ये जो रो है, रो क्या है? एक कांस्टेंट टर्म है। रो को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। रो हमारा है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी हमारा एक कांस्टेंट टर्म है और ये डिपेंड किस पे करता है? ना ही ये लेंथ पे डिपेंड करेगा ना ही एरिया पे डिपेंड करेगा। रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर का या किसी भी मेटल की इंटरनल प्रॉपर्टी है और ये डिपेंड करेगी कि मेटल किस मेटल का आपका कंडक्टर बना हुआ है या कौन सा मटेरियल उसमें यूज़ हुआ है। तो डिपेंड करेगा ये किस मटेरियल का आपका गिवन कंडक्टर है। भाई देखिए कंडक्टर आपका कॉपर का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है। कॉपर का होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी डिफरेंट होगी, एल्युमिनियम का होगा तो उसकी रेजिस्टिविटी कुछ डिफरेंट है। या फर्दर और भी इसके अलावा भी कंडक्टर्स यूज़ होते हैं। कंडक्टर देखिए कंडक्टर है, इंसुलेटर्स हैं और क्या होते हैं? सेमी कंडक्टर्स हैं, जो अभी आपको नहीं पढ़ने हैं। सेमी कंडक्टर्स जो है आपके क्लास 12th में मिलेंगे आपको। उसके साथ अभी आपको जो
मिलेगा इसमें, कंडक्टर्स मिलेंगे, इंसुलेटर्स मिलेंगे, और एक टर्म आता है आपका एलाइज आते हैं। एलाइज में क्या होता है, इन्हीं जो मेटल्स हैं इन्हीं को एक फिक्स्ड रेशियो में मिला के आपका एक डिफरेंट तरह का कंडक्टर बनाया जाता है, उनको एलाइज बोलते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिटेल में आपके एलाइज इसमें नहीं है। एलाइज आएगा जिसके लिए रजिस्टिविटी का आपके बुक वगैरह में देखेंगे तो एक टेबल बना होगा जिसमें इंसुलेटर्स का क्या है, इंसुलेटर्स कुछ होंगे जिनके लिए रजिस्टिविटी की वैल्यू गिवन होगी, कुछ कंडक्टर्स हैं उनकी दी होगी, और एलाइज की दी होगी। हालांकि आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जहाँ पे भी इसकी रिक्वायरमेंट होगी रजिस्टिविटी, ये इसकी वैल्यू रो की रखने की, वहाँ पे ये वैल्यू आपको क्वेश्चंस में गिवन रहता है। तो आपको, आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें तो पढ़िए, अदरवाइज़ जो है ये रजिस्टिविटी की वैल्यू आपको गिवन रहती है क्वेश्चंस में, और आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में उसको डायरेक्टली यूज़ करेंगे। तो यहाँ से आपका मिला R इक्वल टू रो L बाई ए। यहाँ से रो इक्वल टू कितना हो जाएगा, R इंटू ए बाई एल। ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए ये रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी बता दीजिए, तो यूनिट अगर कभी आप भूल जाएं तो यूनिट और डायमेंशंस निकालना आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि हम यूनिट कैसे निकालेंगे। यूनिट देखिए, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। एरिया किस में होगा, मीटर स्क्वायर। लेंथ किस में होती है, मीटर में होगी, ऑब्वियसली एसआई यूनिट है तो मीटर स्क्वायर। यहाँ से देखिए ओम मीटर स्क्वायर अपान, वो सारी लेंथ होगी आपकी मीटर में। ठीक है, मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, तो इसकी यूनिट कितनी हो गई, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी की आपकी यूनिट हो गई ओम मीटर। इसके बाद हमारा ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। इसमें आपके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एक देख लेते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया, सपोज कि एक रेजिस्टेंस है, कोई वैल्यू लेके नहीं करते, जनरल केस हम देखते हैं। रेजिस्टेंस आपका R है, लेंथ L है, और एरिया A है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि अगर वायर की लेंथ आपने डबल कर दी तो न्यू रेजिस्टेंस और ओल्ड रेजिस्टेंस का रेशियो बता दीजिए। या ऐसे भी पूछ सकता है कि रेजिस्टेंस R है, लेंथ L है, एरिया A है, अगर लेंथ डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट होगा, रेजिस्टेंस में क्या चेंजेस होंगे, ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछ सकता है। तो न्यू रेजिस्टेंस मान लीजिए R डैश, लेंथ कितनी है 2L हो गई। अभी क्वेश्चन में बोला गया कि लेंथ डबल कर दिया गया। अब लेंथ अगर डबल कर दिया गया, देखिए लेंथ डबल करने के लिए आपके पास दो तरीके हो सकते हैं। एक तो आपने वायर की लेंथ, वायर में एडिशनल कोई दूसरा वायर ले आके आपने ऐड कर दिया तो लेंथ उसकी डबल हो सकती है। या फिर ऐसे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि वायर को क्या किया आपने, स्ट्रेच कर दिया। स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे वायर को, अगर आपने स्ट्रेच किया तो लेंथ उसकी इंक्रीज होगी, लेंथ के साथ उसका लेकिन एरिया डिक्रीज हो जाएगा, वायर पतला हो जाएगा ना आपका। वायर को खींच के अगर आपने बड़ा कर दिया तो लेंथ तो बढ़ गई, बट उसके रिस्पेक्ट में एरिया आपका चेंज हो जाएगा। मान लीजिए एरिया कितना है ए डैश, तब आपको क्या करना पड़ेगा, कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम। तो क्या करेंगे, पहले मान लीजिए वॉल्यूम V1 था, बाद में V2 हो गया, और वॉल्यूम दोनों क्या होने हैं, इक्वल होने हैं। लेंथ बढ़ेगी, उसके रिस्पेक्ट में एरिया डिक्रीज हुआ होगा। अब एरिया में क्या चेंज हुआ होगा हमको निकालना पड़ेगा। V1 के लिए लेंथ L थी, एरिया A था। अब लेंथ कितनी हो गई 2L, एरिया कितना हो गया सपोज A डैश, तो L से L चला गया, A डैश की वैल्यू यहाँ से आ गई A/2। लेंथ हमने डबल कर दिया तो एरिया क्या हो गया, हाफ हो गया। इसको हम हटा देते हैं। A डैश कितना आया था A/2। अब R डैश कितना होगा, रो L की जगह 2L, एरिया की जगह A/2, यहाँ से रो, ये 2 जाके ऊपर आपका इंटू हो जाएगा, रो 4L अपान A। ठीक है। और R क्या था, इनिशियली R आपका कितना था रेजिस्टेंस, रो L/A। अब कितना है, ये वैल्यू आपको दिख रही है, 4 को क्या करिए बाहर ले लीजिए, 4 रो L/A। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए। ये क्या है, ये R डैश आपका न्यू रेजिस्टेंस है। अब यहाँ से आप देखिए R की वैल्यू क्या थी, रो L/A,
तो यहाँ पर रो एल बाई ए की जगह इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू उठा के पुट कर दीजिए। कितना रख सकते हैं, आर डैश इक्वल टू 4r, आर डैश इक्वल टू कितना है 4r। ठीक है, तो यहाँ से क्या देख रहे हैं हम कि जो न्यू रेजिस्टेंस है वो ओल्ड रेजिस्टेंस का 4 टाइम्स है। ठीक है, ये देखिए कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम आपको तभी लगाना है जब आपका लेंथ के साथ लेंथ बढ़ने पे एरिया घट रहा हो या लेंथ घटने पे एरिया बढ़ रहा हो। मतलब कंजर्वेशन ऑफ वॉल्यूम तभी होगा या तो वायर को रिकास्ट किया गया है या वायर को स्ट्रेच करके बढ़ाया या घटाया गया है, तब आपको ये यूज़ करना है। और डायरेक्टली अगर उसने बोला है कि लेंथ हमने डबल कर दिया, डबल क्या, वायर में एडिशनल वायर ले जाके अगर कनेक्ट करके लेंथ डबल कर दिया, तो हम जानते हैं कि आर इज प्रोपोर्शनल टू एल होता है। लेंथ डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डायरेक्टली डबल हो जाएगा, उसमें कोई चेंज आपका नहीं। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। अब देखिए अगर आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही आता है तब तो आपको जो प्रोसीजर है प्रोसीजर से करना पड़ेगा, लेकिन अगर आपको ऐसा क्वेश्चन कभी एमसीक्यू में मिल जाए तो आप क्या करेंगे, याद रखिए आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर। ये बिल्कुल शॉर्टकट, आपको बिना क्वेश्चन सॉल्व किए आप सीधे सीधे वैल्यू उठा के रख के और निकाल देंगे। जैसे आपसे बोला गया कि लेंथ डबल कर दिया, लेंथ डबल कर दिया, डबल का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स। लेंथ आपने 2 टाइम्स किया तो यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा 4 टाइम्स। सीधा सीधा आप लिख सकते हैं, एमसीक्यू में आपके पास ऑप्शन होगा, आप सही टिक कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंथ आपने 3 टाइम्स कर दिया, 3 टाइम्स है 3 का स्क्वायर 9, रेजिस्टेंस क्या होगा 9 टाइम्स हो जाएगा। इतना याद रखिए, रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा जब आपकी लेंथ बढ़ेगी। रेजिस्टेंस अगर उसने बोला है कि लेंथ डबल कर दिए, 3 टाइम्स कर दिए, 4 टाइम्स कर दिए, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि अगर उसकी लेंथ बड़ी होगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ा होगा। रेजिस्टेंस बढ़ा होगा, लेंथ उसने 2 टाइम्स की तो रेजिस्टेंस क्या हो गया 4 टाइम्स हो गया। आप सीधे ये शॉर्टकट यूज़ करिए, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, आपका सीधा सीधा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब क्या बढ़ने के लिए ही है, नहीं बढ़ने के लिए ही नहीं है, घटने के लिए भी ये आपका अप्लीकेबल है। ये शॉर्टकट आपका घटने के लिए भी है। लेंथ क्या किया उसने, हाफ कर दिया, पहले लेंथ यल थी, अब क्या हो गई हाफ कर दिया। हाफ का मतलब कितना होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करेंगे, 1/2 का स्क्वायर किया हमने 1/4, लेंथ उसने हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस क्या होगा 1/4 टाइम्स, मतलब कितना हो जाएगा 1/4R हो जाएगा। सीधा सीधा आप बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप क्वेश्चंस को देख के डायरेक्टली अगर एमसीक्यू क्वेश्चन है तो आपका 2-4 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपका ये एमसीक्यू तुरंत क्लियर हो जाएगा। याद रखिए आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर कब लगाना है, जब आपका वॉल्यूम कंजर्व हो, मतलब वायर को या तो स्ट्रेच करके बढ़ाया गया हो या फिर वायर को क्या किया गया हो मेल्ट करके रिकास्ट करके उसकी लेंथ या एरिया में जो भी चेंजेस हैं वो किए गए हों। वॉल्यूम कंजर्व होगा तभी ये शॉर्टकट अप्लीकेबल है, अदरवाइज आप अपने डायरेक्ट मेथड से ही करें। ठीक है, बोला उसने लेंथ आपकी 1/3 हो गई, 1/3 हो गई, 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3, 1/3 का स्क्वायर करेंगे 1/9। जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो पुराने रेजिस्टेंस का कितना होगा 1/9 टाइम्स। सीधा सीधा आप यूज़ कर सकते हैं कहीं पे भी। इसमें एक तरह का हाँ और भी क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कभी कभी बोल देगा लेंथ उसकी 10% हमने इंक्रीज कर दी तो उसका न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसके लिए भी याद रखिए। लेकिन हर जगह नहीं लगाना शॉर्टकट। आपके अगर क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आप शॉर्टकट यूज़ करके केवल आंसर पे कंसर्न मत करिए, आपको जो प्रोसीजर है वो आपको फॉलो करना है, बट आंसर आप अपना चेक कर सकते हैं कि हमने जो आंसर निकाला है वो सही है कि नहीं। अगर एमसीक्यू में मिलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीधे आपको आंसर पे टिक करना है कर सकते हैं। परसेंटेज चेंज इन आर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू परसेंट चेंज इन लेंथ। सीधा सीधा आप लगा दीजिए, आपको परसेंटेज चेंज मिल जाएगा। रेजिस्टेंस में कितना परसेंट चेंज हुआ, लेंथ में जो भी परसेंटेज चेंज हो रहा है उसमें 2 से इंटू कर दीजिए, सीधे आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आप प्रोसीजर से करेंगे तो क्या होगा, सपोज उसने बोला कि लेंथ उसकी 10% इंक्रीज हो गई तो न्यू लेंथ कैसे निकलेगी,
एल का 10% कितना होगा, L/10, L प्लस L/10 करेंगे, न्यू लेंथ मिलेगी, न्यू लेंथ मिलेगी, उसके अकॉर्डिंग एरिया निकालेंगे, और जो प्रोसीजर है आप प्रोसीजर फॉलो करके आप निकाल सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आपका ये टॉपिक यहीं, इसके न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस करते रहिए। इस चैप्टर में जितना आपका थ्योरी समझना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं ज़्यादा इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस इंपॉर्टेंट हैं, और ये अभी के लिए नहीं है। नेक्स्ट टाइम जब आप क्लास 12th में पहुँचेंगे तो सर्किट सॉल्व करना और इस चैप्टर के बेसिक्स आपको बिल्कुल क्लियर होने ही चाहिए। ये आगे के लिए, फ्यूचर के लिए भी आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बाद है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीट जो प्रोड्यूस होती है, सपोज हमने उसको H से लिया, ठीक है, तो H इज प्रोपोर्शनल टू होता है I², H इज प्रोपोर्शनल टू होता है R, और H इज प्रोपोर्शनल होता है T, ठीक है। अगर सबको कंबाइंड करें, H इज प्रोपोर्शनल टू I² R, ये आपका I², I क्या है यहाँ पे, करंट है, I आपका करंट है, R क्या है, रेजिस्टेंस है, T क्या है, टाइम। तो किसी भी कंडक्टर या किसी भी सर्किट में जब आपका करंट फ्लो होगी तो आपका क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, कुछ अमाउंट जो है उसका हीट में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कुछ अमाउंट आपका हीट में कन्वर्ट होता है, हीट प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे यही आपको बताया गया है कि जो ये हीट है ये करंट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी, मतलब 2 एम्पियर की करंट अगर फ्लो हो रही होगी, 2 का स्क्वायर 4, करंट अगर आप डबल कर देंगे तो जो प्रोड्यूस्ड हीट है वो 4 टाइम्स हो जाएगी। और किस पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे कर रहा है, टाइम पे कर रहा है। अब हम देखते हैं कि इन फैक्टर्स पे किस तरह से डिपेंड हो रहा है। देखिए रेजिस्टेंस होता क्या है एक्चुअली, रेजिस्टेंस आपका होता है, देखिए रेजिस्टेंस आपका किसी भी कंडक्टर की का एक इंटरनल प्रॉपर्टी है। इंटरनल प्रॉपर्टी क्या करती है, रेजिस्टेंस वो है किसी कंडक्टर में जब आपका करंट फ्लो होगा तो ये फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है। ये जो है एक नेचर है, ये उस कंडक्टर की एक इंटरनल प्रॉपर्टी है कि उस कंडक्टर से होके जब आपकी करंट फ्लो होगी तो वो ये क्या करता है, रेजिस्टेंस जो है फ्लो ऑफ करंट का अपोज करता है। और करंट क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट आपका आपने देखा था I इक्वल टू क्या होता था, Q/T, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर आपका चार्ज ज़्यादा होगा, चार्ज आपका ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो क्या होगा, करंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और टाइम है, टाइम जितना कम होगा I की वैल्यू उतना ज़्यादा होगी, T की वैल्यू कम है, मतलब क्या, देखिए एक्चुअली हो क्या रहा है, एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, कंडक्टर में देखिए, कंडक्टर में रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कब ज़्यादा होगा कब कम होगा किस पे डिपेंड करता है, एक तो वायर के लेंथ पे डिपेंड करेगा, दूसरा इसके एरिया पे भी डिपेंड करता है। एरिया अगर कम होगा तो जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसका रेट कम हो जाएगा। फार्मूला आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, R इज प्रोपोर्शनल टू L/A। एरिया कम हो गया तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। रेजिस्टेंस क्यों ज़्यादा हो गया भाई, एरिया कम होगा, एरिया कम होने का मतलब ऐसे समझिए कि रोड पे जा रहे हैं, ट्रैफिक है तो आप कैसे जाएंगे, एक दूसरे से टकराते हुए जाएंगे, मतलब नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाते हैं। नंबर ऑफ कोलिजन्स, ये जो इलेक्ट्रॉन है, देखिए करंट फ्लो क्यों हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से हो रहा है। सपोज इलेक्ट्रॉन ऐसे आपका चल रहा है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो ये आपस में भी टकराते रहते हैं और जो दूसरे आयन्स हैं उनके साथ भी टकराते रहते हैं। तो इनके टकराने की वजह से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। दो आयन्स या दो इलेक्ट्रॉन्स जब आपस में कोलाइड करेंगे, कोलिजन होगा तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट प्रोड्यूस होगी। तो देखिए करंट जितना ज़्यादा होगा
प्रोड्यूस्ड हीट उतनी ज़्यादा होगी। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा उतनी ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? एरिया जिसका कम होगा उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। वायर की लेंथ ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। रेजिस्टेंस आपका किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ और एरिया पे डिपेंड कर रहा है। थर्ड टर्म आता है आपका टॉपिक, ये टाइम है, टी। भाई टाइम तो देखिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। भाई ज़्यादा देर तक अगर आप करंट सर्किट में फ्लो कर रहे हैं तो आपकी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, और कम टाइम तक फ्लो करेंगे तो कम हीट प्रोड्यूस होगी। तो टाइम के साथ तो ये डायरेक्टली आपका रिलेशन में है ही है। और टाइम किसी के साथ, टाइम जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, टाइम आपका किसी पे डिपेंड नहीं करता। तो H प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी, ये क्या है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट सर्किट में फ्लो किया जाएगा तो जो भी कंडक्टर होगा उसमें जो भी करंट आपकी फ्लो हो रही है उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, जो भी कंडक्टर होगा उसका कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा उसके प्रोपोर्शनल होगा, और टाइम के प्रोपोर्शनल होगा। ये आपका था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से जहाँ से हमने चैप्टर शुरू किया था उस समय हमने छोटे छोटे बेसिक्स जो पढ़े थे वहीं से इसका जो फार्मूला या डेरिवेशन है ये वहीं से है। आई की वैल्यू हमने पढ़ा था। आई क्या होता है? क्यू बाई टी। क्यू को कैपिटल से ले लेते हैं। आई है हमारा क्यू बाई टी। क्यू क्या है? क्यू हमारा चार्ज था, आई क्या था? करंट था, और टी क्या है? टाइम। ठीक, आई की वैल्यू क्यू बाई टी। यहाँ से क्यू कितना हो जाएगा? आई टी। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये हमने पढ़ा था। यहाँ पे क्यू को यहाँ पे न्यूमरेटर में रहने दीजिए और टी को आई के साथ इंटू कर दीजिए, क्यू इक्वल टू आई टी। और हमने क्या पढ़ा था? वोल्टेज पढ़ा था वी। वी क्या होता है? डब्ल्यू अपान क्यू। वी क्या था? डब्ल्यू अपान क्यू था। अगर आप लोग भूल गए हो तो थोड़ा सा रिमाइंड करा देते हैं। वी ए वी बी, यहाँ से क्या करते थे? चार्ज को ए तक ले आने में जो वर्क डन होता था, वर्क डन का चार्ज के साथ जो रेशियो आया था वही आपका था पोटेंशियल। ये क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था एक्चुअली ना। वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू हमने पढ़ा था उस समय पे। बी को कहाँ ले लिया था हमने? इन्फिनिटी पे ले लिया था। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो एक बार रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिएगा। तो वी इन्फिनिटी कितना हो जाता था? ज़ीरो। तो यहाँ से फार्मूला आपका आता था वी इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू। ठीक है, और इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब हमने क्या देखा? भाई क्यू की वैल्यू कितनी है? आई टी है फर्स्ट इक्वेशन से, तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो v इक्वल टू डब्ल्यू अपान आई टी। ठीक है, यहाँ से ये क्या हो जाएगा? आई और टी को v से इंटू कर दीजिए। w इक्वल टू वी आई टी। ठीक है, जहाँ पे v क्या है? वोल्टेज है, i क्या है? करंट है, t क्या है? टाइम। ये आपका फार्मूला मिला। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा था? ओम्स लॉ देखा था हमने। बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में हमने क्या देखा था? v इक्वल टू आई आर। ठीक है, अगर किसी न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आपको v की वैल्यू नहीं पता, v की वैल्यू नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? v की जगह पे क्या पुट कर देंगे? आई आर पुट कर देंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 3 ले लीजिए। क्या करेंगे? बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में v की वैल्यू रख देते हैं, रख दीजिए। w इक्वल टू v की वैल्यू आई आर, आई स्मॉल ले रहे हैं तो स्मॉल ही लेते रहे, आई टी कितना हो जाएगा? आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि निकालना इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, निकाल रहे हैं वर्क डन। इलेक्ट्रिकल देखिए, एनर्जी और वर्क
जितना आप वर्क डन करेंगे उतनी ही एनर्जी आपकी कंज्यूम होगी या फिर रिलीज होगी, दो चीज़ें हो सकती हैं। तो वर्क अगर आपने निकाला है, जो W यही क्या है आपकी, यही आपकी एनर्जी भी है। जो वर्क डन हमने निकाला वही एनर्जी है। आपने पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, वर्क की यूनिट कितनी होती है, जूल होती है, और एनर्जी की कितनी होती है, ये भी जूल होती है। दोनों की यूनिट सेम है, तो दोनों को आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। तो W इक्वल टू कितना आया, I स्क्वायर RT। अब क्या करें, अगर किसी क्वेश्चन में आपको I की वैल्यू नहीं पता, V की वैल्यू नोन है, I की वैल्यू नहीं पता है, तो क्या करेंगे आप, I इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, I इक्वल टू V बाई आर, यहाँ से वैल्यू उठा के रख दीजिए, यहाँ पे इस इक्वेशन में रख देते हैं। W इक्वल टू V इंटू V बाई आर इंटू टी, ये क्या हो जाएगा, V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। क्लियर होगा आई थिंक। अब क्या करेंगे, इसको सबको एक साथ समझ लेते हैं। H इक्वल टू डब्लू इक्वल टू पहला क्या आया, V आई टी, और क्या आया था दूसरा, I स्क्वायर आर टी इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ये आपका फाइनल रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। जहाँ आपको ज़रूरत हो VIT यूज़ कर लीजिए, जहाँ ज़रूरत होगी I स्क्वायर RT यूज़ कर लीजिए, और जहाँ आपकी मर्ज़ी है V स्क्वायर बाई आर इंटू टी यूज़ कर लीजिए। ये आपका था इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी भी कंडक्टर के लिए, जब उसमें करंट आपकी I फ्लो हो रही है, टाइम ड्यूरेशन T है, और आपको देखिए याद क्या रखना है, आपको रखना है कि चार्ज क्या होता है, IT होता है, ठीक है। चार्ज याद रखना है, करंट याद रखना है, और वोल्टेज याद रखना है, पोटेंशियल। उसके बाद आपके पास डेरिवेशन है, आपको थोड़ा सा याद रखना है, आपके पास ये रिजल्ट आ जाएंगे। मोस्टली इससे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको आप याद रखें। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक पावर। पावर क्या होता है, कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की कैपेसिटी आपका पावर। वर्क डन क्या था, W था, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला। T आपका टाइम है। अगर आपका वर्क को टाइम से अगर डिवाइड कर दें, रेट अगर आपको निकालना है, देखिए रेट का मतलब क्या होता है, टाइम से डिवाइड कर दें तो रेट मिलता है। तो पावर आपको निकालना है तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा, W आपका कितना था, अभी थोड़ी देर पहले हमने निकाला था, VIT V स्क्वायर बाई आर इंटू टी, और I स्क्वायर आर टी। तीन फार्मूले हमने निकाले थे। तो आपका T से क्या करिए, सबको T से डिवाइड कर दीजिए। पावर के लिए भी आपके पास तीन फार्मूले आ जाएंगे, P इक्वल टू VI या V स्क्वायर बाई आर या I स्क्वायर आर। आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी अगर आपको पता है तो आप क्या करिए, सब में T से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको पावर के लिए जो भी फार्मूले हैं आपको मिल जाएंगे। जहाँ ज़रूरत है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक एनर्जी देख लिया हमने, इलेक्ट्रिक पावर देख लिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी में है यूनिट। अच्छा हाँ, पावर आया। पावर की यूनिट क्या होगी, पावर की यूनिट होती है वाट। पावर की यूनिट आपकी होती है वाट। देखिए इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक टर्म आता है रेटिंग। रेटिंग का मतलब क्या है, एक बल्ब अगर आप मार्केट से खरीद के लाते हैं तो बल्ब पे क्या लिखा रहता है, सपोज 100 वाट का बल्ब है
100 वाट 220 वोल्ट। ठीक है। ये आपका है, ये क्या होता है 220 वोल्ट, ये है आपका ऑपरेटिंग वोल्टेज, ऑपरेटिंग वोल्टेज। अब देखिए अभी इनिशियली हम देख रहे थे कि सर्किट में हमारे जो लगे हुए थे, जो सर्किट हम सॉल्व करते थे उसमें सर्किट में रेजिस्टेंस आपके लगे हुए थे। आगे आप देखेंगे कि सर्किट में रेजिस्टेंस के बजाय आपके बल्ब लगे हुए होते हैं, तो बल्ब लगा होगा। अब हमने जो V=IR पढ़ा है उससे अगर हमको क्वेश्चन करना है तो हमको रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं गिवन होगी, तो आप कैसे निकालेंगे। P हमने क्या पढ़ा है V²/R, तो R कितना हो जाएगा V²/P। V की वैल्यू कितनी दी है 220, 220 का स्क्वायर अपॉन पावर कितना है 100। सॉल्व कर लेंगे, जो भी होगा आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी रेजिस्टेंस की। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। उसके बाद आपको सर्किट में क्या देखना है, सर्किट में आप देखिए कि जो बल्ब लगे हुए हैं वो सीरीज़ में भी हो सकते हैं, पैरेलल में भी हो सकते हैं, या हो सकता है कि सीरीज़ पैरेलल का कॉम्बिनेशन। तो ये सब चीज़ें आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में यूज़ में आएंगी। रेजिस्टेंस निकालते समय इतना आप ध्यान रखें कि जो वोल्टेज लेना है वो रेटिंग वोल्टेज लेना है। सप्लाई वोल्टेज देखिए एक बल्ब आपने खरीद के ले आए मार्केट से, उस पर लिखा हुआ है 100 वाट 220 वोल्ट, तो ऐसा तो नहीं है कि आप 200 वोल्ट पे बल्ब को ऑन करेंगे जलाएंगे तो नहीं जलेगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो 220 वोल्ट के बजाय अगर 200 की भी सप्लाई होगी तो भी ये बल्ब आपका वर्क करेगा, लेकिन रेजिस्टेंस निकालते समय आपको ये वाला वोल्टेज रखना है जो रेटिंग वोल्टेज आपको क्वेश्चन में दिया हो। तो ठीक है, यहाँ पे जब भी आपको ज़रूरत होगी तो इस तरह से आप रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। इसके बाद है पावर, हमने देख लिया, यूनिट है इसकी वाट। हाँ, बड़ी यूनिट अगर लेना चाहेंगे तो क्या होगी भाई, यूनिट वाट में है, बड़ी यूनिट लेना चाहेंगे तो कितनी हो जाएगी किलो वाट। किलो का मतलब कितना होता है, किलो का मतलब हमेशा 1000 होता है, तो कितना हो जाएगा 1 किलो वाट इक्वल टू कितना हो जाएगा 1000 वाट। किलो वाट का मतलब होता है 1000, तो 1 किलो वाट आपका हो जाएगा 1000 वाट। इसके अलावा कमर्शियल यूनिट की बात आती, कमर्शियल यूनिट कितना होता है किलो वाट आवर। किलो वाट आवर जैसे बोला गया कि 1 किलो वाट आवर, ठीक है, तो 1 किलो वाट कितना होता है 1000 वाट, 1000 वाट इंटू आवर, ये सही यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 1 आवर। 1 आवर में आपका कितना सेकंड 3600 सेकंड, ठीक है। इसको आप कैसे लिखेंगे 36 इंटू कितने ज़ीरो 3 यहाँ है और 2 यहाँ है, तो कितना हो जाएगा इंटू 10⁵। अब अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म आपने पढ़ा होगा ना, डेसिमल के पहले केवल 1 डिजिट होनी चाहिए, इसको आप कैसे लिखोगे 3.6 इंटू 10⁶, ठीक है। 3.6 इंटू 10⁶, ये क्या है जूल है, या सही यूनिट में आ गया ना, तो आप इसको क्या लिखेंगे 3.6 इंटू 10⁶ जूल, और 10⁶ का मतलब क्या होता है मेगा, इसको क्या लिखते हैं 3.6 मेगा जूल। मेगा का मतलब 10⁶, कहीं माइक्रो का मतलब आए, माइक्रो कैसे लिखते थे, ये माइक्रो का सिंबल है ना, जैसे माइक्रो एम्पियर, देखिए यहाँ देख लेते हैं ना, जैसे 2 माइक्रो एम्पियर, माइक्रो का मतलब क्या होता है इनटू करके 10⁻⁻6, इसको क्या लिखते हैं 2 इंटू 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है। ये हो गया 2 मिली एम्पियर है, तो इसको क्या लिखते हैं 2 इंटू 10⁻⁻3 एम्पियर। तो देखिए यूनिट कन्वर्जन जो है ना, यूनिट का आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते समय, कुछ को मीटर में दे दिया, कुछ को सेंटीमीटर में दे दिया, तो इस तरह से यूनिट कन्वर्जन आपको ध्यान में रखना है, अदरवाइज आपके क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स आपके गलत हो सकते हैं।
तो इस तरह से आपका क्लास 10th का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी प्रीवियस पार्ट 1 और इस बार का ये जो बचा हुआ था वो पार्ट 2 में ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। आई थिंक कोई टॉपिक हमारा छूटा नहीं है। फिर भी अगर आपको कहीं भी लगता है कि कोई टॉपिक मिसिंग है या कहीं किसी टॉपिक पे कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसको कंप्लीट करा देंगे। इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिजिक्स, देखिए फिजिक्स आपका ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपका न्यूमेरिकल अप्रोच आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, न्यूमेरिकल पोर्शन पे आपकी कमांड होनी चाहिए। तो आप इसके न्यूमेरिकल पोर्शंस, सर्किट डायग्राम्स या जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं वो सब कुछ करते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।